तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में तैयार हो जाइएगा। सुमित और मैं आपका साथ देने वाले हैं अगले 1 घंटे के लिए। जो भी सवाल हो बाजार से जुड़ा हुआ, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमारे 2 जानकार भी तैयार होंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000 पर आप सीधे व्हाट्सएप करिए। आप हमसे वहां पर संपर्क कर सकते हैं और ऑफ कोर्स आप हैशटैग आस्क आवाज FNO लिखकर अपने सवाल ट्विटर यानी कि एक्स पर पूछ सकते हैं, या फिर हैशटैग आस्क आवाज कैश भी लिखकर हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा साथ देंगे अविनाश गोरक्षकर और साथ ही साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव। पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। 21,820 की ऊंचाई जरूर छुई, लेकिन अब 21,650 के आसपास इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान दें निफ्टी बैंक की चाल ज़्यादा बेहतर है, करीब 200 अंकों का इजाफा। और आज फिर जैसे मेंशन भी कर रहे थे हम हेडलाइन में, मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए और स्पेशली सरकारी कंपनियों का पूरा जोश देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट करेंगे इस सत्र के दौरान, लेकिन दिग्गजों में स्पेशली जो आज के कंट्रीब्यूटर्स हैं वो एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, तो अंदाजा लग जाएगा कि सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या हैं आज के इस ट्रेडिंग सेशन में और क्या वो स्टॉक्स हैं जो बाजार को इस समय नीचे खींच रहे हैं। तो एक तरफ आपको दिखाई देगा HDFC बैंक जो लगभग 1% ऊपर है। इसके पीछे कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों से पहले तेजी में, ICICI का भी साथ है। कल ये दोनों स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे HDFC बैंक के साथ। दबाव में ऑफकोर्स HUL है, खराब नंबर्स के बल पर। रिलायंस फ्लैट ट्रेड करता हुआ और इंडसइंड बैंक में करेक्शन का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर आज फिर सुमित एक्शन मिड कैप्स पर ही लोगों ने ढूंढा है। तो मिड कैप में भी आज PSU बास्केट ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है। अगर आप अदरवाइज लार्ज कैप में देखेंगे तो पहले कोल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में, कुछ खबरें भी हैं बाजार में डिविडेंड को लेकर, और अदरवाइज भी आप पूरा रेलवेज लेकर आइए। IRFC हुआ, RVNL हुआ, आयरेडा हुआ, जितने भी मिड कैप के रेलवे स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स हैं, सब में खरीदारी है। IRCTC 3.5% ऊपर, IRFC एक बार फिर से 10% ऊपर कामकाज करते हुए कल 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप का आंकड़ा अचीव किया, उसके ऊपर कामकाज कर रहा है। आयरेडा एक बार फिर से 9% ऊपर, करीब 150 रुपये के आसपास का लेवल, नया ऑल टाइम हाई पर। इरकॉन में खरीदारी है, 9% की तेजी यहाँ पर भी है। एक बार LIC भी लेकर आई कि LIC भी अपने जो इशू प्राइस या लिस्टिंग प्राइस के दिन का जो हाई था उसको भी आज ब्रीच करके एक समय पर कामकाज कर रहा था। 922 का इसका हाई है, 920 उस दिन का हाई था। तो LIC एक और बड़ा दिग्गज PSU जो कि बढ़िया तेजी में। बाकी हुडको, NBCC, ये सब ऑलरेडी ऐसे नाम हैं जो कि जोरदार तेजी के बीच में ऑलरेडी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वेंद्र से हम बातचीत करेंगे टेक्निकल सवालों को लेकर, या फिर और आज क्योंकि 1 घंटे का सत्र है तो हमने अविनाश को बुलाया है जो कि हमारे साथ फंडामेंटल पे बातचीत करेंगे। पहले अविनाश आपसे एक टेक मैं मार्केट्स पे चाहूँगा कि बाजार में सैटरडे का सेशन है लेकिन मोमेंटम बना हुआ है, मिड कैप अपने नए रिकॉर्ड्स पर कामकाज कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, और ये PSU की तेजी है कुछ डरा रही है, अभी भी ये तेजी रहेगी जारी? नहीं, मेरे ख्याल से सुमित, पहली बात तो आपने सही कहा कि जो रेलवे स्टॉक्स है वहां पे भरपूर तेजी देखने को मिली है। जैसे कि RVNL है, राइट्स है, रेलटेल का शेयर है, टेक्समैको रेल है, यहाँ पे भरपूर तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से मार्केट उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में शायद इस बजट में तो वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी जो डायरेक्शन और जो ट्रेजेक्ट्री रेलवे स्टॉक्स में आने वाली है वो काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत भरपूर इन्वेस्टमेंट का बैकिंग देने वाला है। तो ये जो रैली है मुझे नहीं लगता है कि कोई कमजोर रैली है। आई थिंक मार्केट्स उम्मीद कर रहा है कि बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी। हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट है और इसकी पुष्टि आपको इलेक्शंस के बाद जब अगला बजट प्रेजेंट किया जाएगा तब फाइनली इसको क्लियर किया जाएगा। तो आई थिंक कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई फॉल्स होप्स के ऊपर ये स्टॉक्स चल रहे हैं। फंडामेंटली तो ये स्टॉक्स काफी स्ट्रांग है, 1.5-2 साल की विजिबिलिटी हर कंपनी के पास है और डेफिनेटली मार्जिन्स के लिए भी इंप्रूवमेंट है। और रही मार्केट की बात, तो देखिए मुझे लगता है सुमित, आज सैटरडे का दिन है तो म्यूचुअल फंड्स तो वैसे भी बाजार में ऑपरेशनल नहीं है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स और FIs आज कोई बड़ी बिकवाली या खरीदारी नहीं करेंगे, तो मार्केट्स बहुत ही एक छोटे रेंज में रहेगा। मेरे ख्याल से मंडे का भी हॉलीडे है, तो आई थिंक जो रियल एक्शन होगा वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। आज एक छोटा सेशन मेरे ख्याल से छोटे रेंज में ही मार्केट्स घूमेंगे, और ज्यादातर जैसे आपने कहा कि जो छोटे और मिड कैप स्टॉक्स है वहां पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो वो मेरे ख्याल से फोकस एरिया होना चाहिए आज के लिए। फोकस एरिया ऑफ कोर्स
छोटे काउंटर्स रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप अविनाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था कि आज पूरा दिन काम करने की ज़रूरत होगी, लेकिन आप लोग भी हमारे मदद के लिए आए हैं। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। कुछ ट्रेड दिख रहा है क्या इंडेक्स में या फिर स्टॉक स्पेसिफिकली? मन लग रहा है बाजार में आज या नहीं? देखिए, इस बाजार में सारे कलर देख लिए हमने, इतना लंबा कैरियर हो गया। अब सैटरडे को पूरा दिन काम, तो शायद मुझे नहीं याद कि लास्ट 5-10 साल 15 साल की हिस्ट्री में सैटरडे को कब पूरा काम हमने बाजार में किया है। तो अब देखिए, इतना बड़ा मौका है और ऐसी एक मंडे को अवकाश मिला है और एक्सचेंज को लगा कि एक दिन का, आई थिंक उस दिन की एक्सपायरीज और उस दिन का जो पूरा ट्रेड सेटअप रहेगा उसको क्यों छोड़ना है। आई थिंक लोगों की पोजीशंस रहेंगी तो बहुत बहुत लाजमी है कि उनको ये अपनी पोजीशन पूरे दिन ट्रेड करके स्क्वायर अप करने के लिए मिले। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत फेयर मूव है उनके लिए जिनकी पोजीशंस फ्राइडे को रही होंगी और उनको नहीं मालूम होगा कि मंडे बंद होने वाला है। तो आई थिंक अच्छा एक मूव है और अब मजबूरी है और सैटरडे काम कर रहे हैं तो खुशी खुशी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा तो थॉट यही है कि आई थिंक अच्छा किया, तो नहीं तो मंडे को सारे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होती थी, जिनकी पोजीशंस रहती थी उनको प्रॉब्लम होती थी एक्चुअली। और अब ऑफिस आ ही गए हैं, हमें तो वैसे भी आना था क्योंकि हमें वो ट्रायल सेशन के लिए आना था। बस सुमित की छुट्टी गड़बड़ हो गई, लेकिन सुमित आपको देखिए सरकार सोमवार को छुट्टी दे रही है आप ही के लिए खास। आइदर वे, चलिए सवालों के जवाब लेना शुरू करते हैं। अशोक कुमार मोदी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या हाल है? हाँ नमस्कार मैडम, आई एम फाइन। बताइए क्या ट्रेड है सर? मेन ये बाटा के हैं 100 शेयर 1703 रुपए में लिए हुए, अभी 1500 कुछ चल रहा है, क्या करें? कितना समय देने को आप तैयार थे? आप लॉन्ग टर्म के लिए उतरे थे या फिर ट्रेड के लिए आए थे? मुझे 1 साल 2 महीने तो हो गए, लास्ट ईयर अक्टूबर में खरीदे थे, बिफोर लास्ट ईयर। ओके, बिफोर लास्ट ईयर खरीदे वो स्टॉक। इनफैक्ट पिछले पूरे साल बाटा ने लार्जली अंडर परफॉर्म ही किया है। अब क्या इनको और समय देना चाहिए? अविनाश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 1 साल रुक चुके हैं, क्या कुछ विजिबिलिटी है कि अर्निंग्स बेहतर होगी, स्टॉक इवेंचुअली परफॉर्म करेगा? नहीं, बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि देखिए बाटा एक एमएनसी काउंटर है और फुटवेयर मार्केट में, स्पेसिफिकली लेदर फुटवेयर में ये मार्केट लीडरशिप एंजॉय करते हैं। हालांकि पिछले 1 साल इनके लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो टेलविंड्स है, अभी जो फेस्टिव क्वार्टर हो चुका है, इसमें हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड वापस आ रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम टायर 1 टायर 2 काइंड ऑफ सिटीज, जहां पे बाटा का काफी बड़ा ज्योग्राफिकल रीच है। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि इन्होंने 1.5 साल पकड़ा है, अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करते हैं, अगर और 12-15 महीना यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। पहली बात तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस का बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, बेसिकली एसेट लाइट इनका मॉडल है। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी पिछले 1-2 साल से अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन किया है, मुझे लगता है कि नई कैटेगरीज में भी ये ग्रो करेंगे। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा सब्र रखिए, 12 से 15 महीने अगर ये रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा भी बनेगा। तो लॉस में पोजीशंस ना काटे, यही रिक्वेस्ट होगी। बने रहें और घाटे में अपनी पोजीशंस को ना काटें। अच्छी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। अब नोएडा चलते हैं, वहां पर विनय पांडे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। पांडे जी नमस्कार। पांडे जी सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन अदानी पावर को लेकर इनका सवाल था। इनके पास खरीदारी हुई है शेयर की, करीब 300 शेयर हैं और 550 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। सर्वेंद्र, 550 रुपए अपर एंड पे अदानी में एंटर किया है इन्होंने, क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट चलने वाला स्टॉक अगर कोई है अदानी स्पेस में जो अभी भी चल रहा है तो वो यही है, लेकिन इनकी अपर एंड पे खरीदारी है, अब क्या कर रही है? देखिए, थॉट वही है, इनको भी वही बोलूंगा कि आई थिंक बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी आई थिंक अगर लेना ही था तो जब खराब न्यूज आई थी, ऑलवेज बाय ऑन पैनिक एंड सेल ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, ये अगर अप्रोच भी अगर ये लेके चले तो आई थिंक बहुत अच्छे भाव थे नीचे में लेने के, अगर इनको इसी पे मन था तो। अब इन्होंने इतनी लेट इसमें क्यों मन बनाया मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक ट्रेंड काफी मैच्योर हो चुका है इसका। तो अब बात वही होगी कि जितने मैच्योर ट्रेंड में जब घुसे तो फिर इनको टाइम, मे बी स्टॉक अच्छा होगा और स्टॉक अच्छा है, इनको अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि इतना ज्यादा ये ट्रेंड मैच्योर हो चुका है कि अब इसको एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में मुझे लगता है ये जाएगा, और जो एक दायरा मुझे लगता है तकरीबन 480 से लेके 450 का रहेगा और 1 से 3 महीने इस रेंज में इसको आइडियली लगता है मुझे बिताएगा। और किन्हीं कारणोंवश अगर 480 475 के नीचे किन्हीं कारणों से जाता है तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायर्स भी
उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अलर्ट रहें और 475 480 के लेवल्स पे बहुत क्लोजली पैनी निगाह रखें और इस ट्रेड को मैक्सिमम 1 महीना और दें। आई थिंक इससे ज्यादा अगर ट्रेड होल्ड करना पड़ा और इनके पैसे नहीं बन रहे तो फिर इनके 6-12 महीने पैसे नहीं बनेंगे। तो बहुत अलर्ट रहें 1 महीने और इन द मीन टाइम 475 480 की रेंज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉप लॉस लगाइएगा। आप कोई भी ट्रेड आप लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस जरूर पहले तय कीजिएगा और फिर एक्सटेंशन के बारे में सोचे। तो फिलहाल 480 के आसपास का स्टॉप लॉस, 1 महीने आपको चौकन्ना रहना है और 1 महीने में रिटर्न्स बन जाते हैं तो ठीक है, वरना आप देखिए फिर से आप हमसे बात जरूर कर सकते हैं। चलिए अब संदीप से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ है संदीप जी। नमस्कार, क्या हाल? संदीप जी, आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? हाँ अभी आ रही है। क्या, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। पुणे में कहाँ रहते हैं? पुणे में मैं वाघोली में रहता हूँ। अच्छा, वाघोली में। वैसे मेरा भी घर पुणे में ही है, दादी मेरी अज्जी वहाँ की हैं। गोखले नगर में हमारा घर हुआ करता था, अभी नहीं है। तो आप कभी आई तो पुणे में मिल जाइए। हाँ हाँ पक्का से। मैं एक्चुअल में मैं बैंकर हूँ। मैंने एनबीएचपीसी के 2 दिन पहले स्टॉक खरीदे थे। एनएचपीसी? हाँ एनएचपीसी, सॉरी, 70 रुपए पे। जी। तो मेरा वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का इफ्यू है। और एक था मैम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो मैं इसके भी मैंने 30 शेयर लेके रखे हैं 86 रुपए पे। तो मैं इसके ऐड करूँ या क्या है करना है? दोनों में पूछना था। और आप टाइम दे सकते हैं संदीप दोनों ट्रेड्स को? यस सर, या मैम, या 2 साल 3 साल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, 2-3 साल का नजरिया। तो अविनाश जी आप ही की तरफ मैं सवाल दागूंगी। पहले तो एनएचपीसी, अब एनएचपीसी में वो ऑफ कोर्स ओएफएस का थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा। इन्होंने खरीदे 70 पर, 79 के आसपास इस समय ट्रेड है। अब ताजा भाव स्क्रीन पर है 80 का। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है 2023 की इस पूरी रैली में। यहां से आगे किस तरह के रिटर्न्स बना सकता है ये स्टॉक? मेरे ख्याल से खर्शदा 70 रुपए में इन्होंने खरीदा है। अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 20-25% स्टॉक के लिए जगह है। आई थिंक देखिए कंपनी ने एक्सपेंशन भी ऑलरेडी चालू किया है, प्लस ये जो हाइड्रो पावर में काम करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये मार्केट लीडर है। इनका यहाँ पे काफी डोमिनेंट शेयर है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ग्रीन एनर्जी और जो ग्रीन रिसोर्सेस है वहां से ज्यादा पावर जनरेट हो। तो आई थिंक अगर ये 12 से 18 महीना पकड़ते हैं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 85 to 90 एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। प्लस अगर यहाँ पे और कोई न्यू डेवलपमेंट आता है तो इवन 95-100 भी पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है बट फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी होगा। ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए ये हाइड्रो पावर पर सरकार की तरफ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी एनएचपीसी रहेगा। तो सही स्टॉक चुना, आप बस होल्ड कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट की भी बात कर रहे थे, ये 86 पर खरीदा है। इसमें भी ये 2-3 साल देने को तैयार हैं। इस पर आपकी राय क्या रहेगी अविनाश? ना, आई थिंक हर्षदा, आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे है, मुझे लगता है कि कम से कम 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आने का अनुमान है। और मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसी बैंक है जहां पे कासा 50% हो चुका है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ज्यादातर एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को ये केटर करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 1.5 साल का है तो ये अच्छी खासी आपको कमाई दे सकता है। मेरे ख्याल से देखिए 80-85 के रेंज में काफी समय तक कंसोलिडेट हो रहा है। होपफुली अगर ये 12 से 18 महीना पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि 130-140 का नियर टर्म का कंफर्टेबल टारगेट आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन स्टॉक है, तो इसको होल्ड करिए, अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, बट 1-1.5 साल यहाँ पे देना जरूरी है। तो 1 से 1.5 साल आप दीजिए। वैसे भी इस बारी जो मर्जर है, ये मर्जर भी इस साल ही होने की बातचीत है। और एज ऑफ नाउ अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट के रेशियो में आईडीएफसी लिमिटेड का रेशियो बेटर है। यानी कि अगर आईडीएफसी बैंक में आप जाना चाहते हैं तो आईडीएफसी लिमिटेड आपके लिए 6 से 7% नीचे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप उस तरह से भी इस रेशियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप मौजूद है राजकोट से। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सेरा सैनिटरी वेयर है, 459290 में परचेज किया। लॉन्ग टर्म से है और मैं लॉन्ग टर्म खरीदारी कब की आपकी दिलीप जी?
2 साल पहले की। चलिए, बड़ा पेशेंटली आपने इसमें समय दिया और आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सर्वेंद्र, क्या करें, क्योंकि पैसा तो अच्छा बन रहा है, थोड़ा वॉल्यूम जरूर ड्राई साइड पे रहता है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे साइड पे ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये क्लास कंपनी है। अदरवाइज क्या करना चाहिए इनको अपनी पोजीशन में? प्रॉफिट डबल है, बने रहें अभी है? देखिए, स्टॉक तो अच्छा है और जब ये अवधि अपनी लंबी बोल रहे हैं और अगर ये प्रॉफिट में ही थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मतलब प्रॉफिट के साथ अपने थोड़ा खेल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट इनको है और उसमें थोड़ा सा एक डीप स्टॉप लॉस लेके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके अगर बने रह सकते हैं, तो आई थिंक स्टॉक अभी तो बहुत अच्छे सेटअप्स बनाता हुआ चल रहा है। तो मेरा थॉट ये है कि कहीं इसका पीछे एक बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट था जो पिछले एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास था और वो साइकोलॉजिकल नंबर भी था 7000 के आसपास। तो आई थिंक अब इनको मैं राय तो वही दे पाऊंगा कि जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स अब आ रहे हैं, जो इनके अवधि 12 महीने 18 महीने प्लस वाली अवधि के हिसाब से जो इनको ट्रेलिंग रखना चाहिए, मेरे हिसाब से वो 7000 के नीचे आएंगे। अगर उतने डीप स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल है तो आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। और एल्स आई थिंक अगर उछाल आता है तो अगर आधी क्वांटिटी भी ये डबल होने के समय बेचते हैं तो इनकी आधी क्वांटिटी हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। तो अब ये दोनों स्ट्रेटजी इनको मैंने दी है, इनके ऊपर छोड़ता हूं राय, बट आई थिंक दोनों केसेस में इनके पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा बन रहा है। आप जो आपको पसंद है स्ट्रैटेजी जो अभी सर्वेंद्र ने सुझाई है, उसमें से आप जो ठीक समझे कर सकते हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस, अच्छे लेवल्स पर आपने खरीदा और अच्छा पैसा आपका बना है स्टॉक में। विनोद को जोड़ लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ है। विनोद जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। क्या स्टॉक लिया है? मेरे पास 1000 कैस्ट्रॉल हैं 113 रुपए पे और 500 L&T फाइनेंस है 75 रुपए 40 पैसे पे। ठीक है। क्या और करें तुम? और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और भी खरीद सकता हूँ और क्या निकल जाऊँ या रखे रखूँ? चलिए, कैस्ट्रॉल आपने 113 पर लिए, स्टॉक 181 पर है, वहां पर आपके हाथ में है मुनाफा। लेकिन ये स्टॉक बहुत धीमी चाल चलता है। हाल फिलहाल में यहाँ पर हमने देखा है बिजनेस को चैलेंज भी मिल रहा है, जिस तरह से लोग अब ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी कंपनी के आगे प्लान्स आएंगे। लेकिन स्टॉक बहुत ठंडा कारोबार दिखा रहा है। सर्वेंद्र, आपकी सलाह क्या होगी? मुनाफा है, होल्ड करें या फिर आपको लग रहा है अच्छा मुनाफा अब बन रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं? देखिए, काफी लो बीटा स्टॉक है, काफी लो बीटा है और बहुत ज्यादा लंबी अंडर परफॉर्मेंस चली है, तो पॉसिबली वो कैचअप का एक थीम और एक मोमेंटम आया है। मैं इसमें एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि जो लास्ट लेग चला इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, 140 से 200 तक जो चला उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए और इनको एक अच्छी बात बता दूं कि उसमें डिलीवरीज भी गई हैं। तो आई थिंक फ्रेश कमिटमेंट थोड़ा यहाँ पे आया है। तो अब जब इतना इन्होंने पेशेंस इसको होल्ड किया है और मे बी और थोड़ा अगर टाइम दे दें तो थोड़े और पैसे यहाँ इनके बन सकते हैं। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि 210 220 के स्तर मुझे लगता है कि आ जाएंगे 6-12 महीने में, अगर उस तरह का टाइम ये इसको दे पाएंगे तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहे। और इन द मीन टाइम आई थिंक अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहें तो 160 रुपए के आसपास यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखे कैस्ट्रॉल में, ऐसी मेरी राय रहेगी। 92 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 6-8 महीने आप दे सकते हैं, मुनाफा बन रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करेंगे इस स्टॉक में। L&T फाइनेंस पर साहब की कॉस्ट क्या थी? 75.40। 75.40। तो L&T फाइनेंस में तो आपके अच्छे खासे पैसे बन गए, 167 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लिहाज से लगभग एक शेयर में आपको 92 रुपए 25 पैसे का मुनाफा हाथ लग रहा है। सर्वेंद्र, ये पूरे NBFC प्ले में इस स्टॉक की आपको याद होगा एक जमाना था जब हर रोज चर्चा होती थी, लेकिन आजकल इतनी बात होती नहीं है। अब बिजनेस वाइज किस तरह की ग्रोथ आगे कंपनी डिलीवर कर पाएगी, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जहां पर एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी थोड़ी चिंता RBI ने जताई है। वो अनसिक्योर्ड लोन्स के साइड पर NBFCs के लिए कुछ नॉर्म्स भी थोड़े से टाइटन किए हैं। क्या नजरिया होना चाहिए इनका? देखिए, प्राइस सेटअप्स में मैं कमेंट कर देता हूं, बाकी मैं अविनाश जी के लिए छोड़ता हूं बिजनेस के ऊपर। यहाँ थॉट देखिए ये है कि पहले आप समझिए, जैसे आपने बोला एक जमाने में डार्लिंग था, इसीलिए अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत चली। इसका टॉप बन गया था 2017 में 198-200 के आसपास और उसको आज तक ये निकाल नहीं पाया है। तो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि जो कभी का अगर डार्लिंग होता है और जब उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो आई थिंक फिर उसको रिकवरी करने में भी उतना टाइम लगता है। तो मेरा मानना ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जहर जिसको हम बोलते हैं प्राइस में से पॉसिबली निकल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब इसका नया मोमेंटम, नई इसकी जो जान है वो तो अब 198-200 के ऊपर ही आएगी। इस रैली में भी आई थिंक अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया चल गया है। 60 रुपए वाला अब ऑलमोस्ट 170-180 होने को आया है, जो 3 गुना हो गया है। तो आई थिंक ये ट्रेंड मैच्योर है।
अब यहाँ पे आपको अगर इमीडिएटली यहाँ से ब्रेकआउट कर ले उसके चांसेस तो बहुत कम है, बट मुझे लगता है जैसे मैंने भी पहले किसी कॉलर को बोला था कि 3 से 6 महीने की एक रेंज मुझे यहाँ बनती हुई दिखती है प्राइस वाइज, जो इसको तकरीबन 140 से 180 के बीच में रखेगी। तो अगर उस रेंज बाउंड मूवमेंट को ये पेशेंटली वेट आउट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और होपफुली जिस तरह का इसमें कैचअप अब आया है तो होपफुली ब्रेकआउट आएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। एक ही लेग में सीधा ब्रेकआउट आ जाए ऐसे पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, नॉट दैट की नहीं है, बट मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है। फिलहाल इनके लिए 3 से 6 महीने की रेंज है 140 से 180, ये मुझे लगता है। आपके हाथ में विनोद जी पैसा बन रहा है। अविनाश, फंडामेंटली कुछ और जोड़ेंगे आप इस कंपनी में? क्या आपको लग रहा है ये फिर से लाइमलाइट में आ सकता है स्टॉक? आई थिंक हर्षदा, देखिए एसेट क्वालिटी जो आपने कही वो अभी काफी मॉडरेट हो चुकी है, ग्रोथ का जो कोशंट है वो भी काफी इम्प्रूव हो चुका है। मुझे लगता है कि FY25 विल बी अनदर स्ट्रॉन्ग ईयर, और जिस प्रकार से ट्रैक्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में है। नंबर्स अगर उम्मीद से थोड़े बेहतर आते हैं, जो लग तो रहा है कि आएंगे, क्योंकि इनका जो 2 व्हीलर फाइनेंसिंग बिजनेस है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग बिजनेस है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रोजेक्ट्स ये फंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात L&T इनका पेरेंट है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस प्राइस पे डेफिनेटली री रेटिंग के लिए काफी अच्छा स्कोप है। टाइम फ्रेम थोड़ा 15 से 18 महीना रखना जरूरी है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने कुछ 70 रुपए में लिया है, अभी स्टॉक कुछ 167-70 चल रहा है, और इनके पास 500 शेयर है, तो थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए पेपर प्रॉफिट्स का कोई मतलब बाजार में होता नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, और डेफिनेटली इसमें 12 से 18 महीने में आपको और थोड़ी री रेटिंग के चांसेस है, तो वो शेयर्स आप होल्ड कर सकते हैं। पर प्रॉफिट का बाजार में कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी लाइन अविनाश आपकी तरफ से आई है, तो इस लाइन को जरा मतलब ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा पैसा आप घर ले जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब रतलाम चलते हैं, वहाँ पर संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर IRFC के 200 शेयर नमस्कार संजय जी। और 75 रुपीज के लेवल पे लिए मैं। हेलो। ओके, तो संजय जी जो ये तेजी देखी गई है IRFC में, आपको उम्मीद थी कि इसी तरह की तेजी आएगी कुछ इसमें? सर आपके चैनल को देख देख के मैंने शेयर खरीदे। चलिए बढ़िया मुनाफा है। तो अब आपको क्या लगता है संजय जी, अब आप क्या सोच रहे हो कि पैसा थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए, तेजी रहेगी इसमें? तो मेरा तो लॉन्ग टर्म का है वैसे। ओके अविनाश, 2 तरह की चॉइसेस है इनके सामने। एक, या तो ये आधा पैसा निकाल के अपने फ्री के शेयरों के साथ पूरी जिंदगी बने रहे, या दूसरा स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और धीरे धीरे पूरी पोजीशन के साथ ही स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। आप क्या राय रखते हो कि बढ़िया तेजी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तेजी बहुत तेज आई है, ये थोड़ा सा एक बार को अलार्मिंग हो सकता है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप IRFC को, क्या करें अपनी पोजीशन में? देखिए मुझे लग रहा है कि IRFC का जो आउट परफॉर्मेंस है वो सारे लोगों को, सारे मार्केट्स को इस स्टॉक ने सरप्राइज किया है। मुझे याद है ये स्टॉक 25-30 रुपया हुआ करता था, और अभी ये 176 रुपीज है। तो देखिए पहली बात तो मैं ये इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, 100% मुनाफा हो चुका है। तो मार्केट में मैं वही कहूंगा कि जब तेजी का बाजार होता है तभी ये शेयर शायद 200 रुपए भी जाए, लेकिन इंक्रीमेंटल अपसाइड अभी इस लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलरेडी इस शेयर में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, हो सकता है कि 190-200 रुपया ये जाए, बट एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाले और बाकी के शेयर्स फ्री करे। इससे क्या होगा कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा अगर बाजार में कोई सेल ऑफ आता है या कोई कारण से मार्केट्स में गिरावट आती है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पूरे शेयर्स मुफ्त में अभी आपके पास है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन हमको ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि पेपर प्रॉफिट्स का मतलब बाजार में कुछ भी नहीं होता है। आपको कैश फ्लो कन्वर्ट करने के बाद ही, मुनाफा कमाने के बाद ही शेयर मार्केट से बेनिफिट मिलता है। तो संजय जी थोड़ा पैसा निकाल भी लेंगे तो कोई हार्म नहीं है, एटलीस्ट आपके पास कैपिटल होगा। किसी बुरे दौर में अगर यही स्टॉक नीचे मिल जाए दोबारा एंटर भी कर पाएंगे, और ये नहीं दूसरा नाम भी होगा, और प्लस आपके पास फ्री के शेयर भी होंगे, तो ये जितना भी जाएगा वो आगे तक आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो एक विकल्प आपके सामने अविनाश ने रखा है। अब दिल्ली से ही हमारे साथ मोहित मौजूद है बातचीत करने के लिए। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार मोहित जी। हेलो। हाँ जी सर जी, एक्चुअली मेरे हाँ जी तो एक्चुअली मेरे 3 सवाल थे, 6 तो 4, एक IRFC पे कवर हो गया, अभी आपने कर दिया।
तो एक्चुअली मैं थोड़ा बल्क ट्रेडिंग करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लेता हूँ, और थोड़ा रहता यह है कि जो शेयर्स बचे वो प्रॉफिट वाले बचे। तो मैंने अभी पीछे मैंने सुज़लॉन के लिए थे शेयर, 33,000 शेयर थे मेरे पास, ऑलमोस्ट 10.5 रुपए पे, और ओरिएंट ग्रीन के थे 21,000 शेयर 8 रुपए पे, और रतन पावर के 18,000 6 रुपए 10 पैसे पे, एंड IRFC के भी थे, बट अभी वो मेरे ऑलमोस्ट फ्री है। आपने सारे शेयर वही लिए? 70 रुपए की बाइंग थी, बट मैंने फिर वो बेच के, अभी मोहित जी आप सारे शेयर वही ले रहे हो? 3,000 शेयर हैं वो फ्री है, तो जितने भी शेयर है अभी मैंने ऑलमोस्ट फ्री कर रखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इन्हें रखूं या अभी सेल कर दूं? नहीं मोहित जी, छोटे डिनोमिनेटर के शेयरों से आपको ज्यादा प्यार है क्या? IRFC, सुज़लॉन, RIP, शेयर तो मेरे पास बाकी भी है, जैसे कि TCS भी है मेरे पास इस समय, बट वो कम है, बट अभी थोड़ी जैसे मिड कैप शेयर में और स्मॉल कैप शेयर में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो इस चक्कर में किसी ने मतलब मुझे सजेस्ट भी किए थे, काफी टाइम से कर रहे हैं वो ट्रेडिंग, 12-13 साल से, तो उसी चक्कर में मैंने वो लिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं, जैसे अगर मैंने 100 रुपए पे कोई शेयर लिया है, मैंने 10,000 शेयर लिए हैं, तो उसके बाद अगर वो मैंने ज्यादा वेट नहीं करना कि वो 200 होगा, मैं 130 पे वो आया तो मैंने 7,000 शेयर बेच दिए, और अपने बाकी के जो बचे में वो प्रॉफिट वाले मैं छोड़ देता हूँ। मेरा ट्रेंड ही यही है पिछले 1-2 साल से। तो अब मेरा ये क्वेश्चन यही है कि मैंने, लेकिन नहीं मोहित जी, रणनीति आपकी बहुत बढ़िया है, बस इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर छोटा शेयर ले रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जांच परख लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे वो छोटा इसीलिए है कि वो बड़े का प्राइस डिजर्व नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसको छोटे का प्राइस मिल रहा है मार्केट में, इसलिए बाजार ने उसको वैल्यू दी है। बाकी सर्वेंद्र की राय ले लेते हैं। सर्वेंद्र, इनके पास जितने भी शेयर हैं, चाहे वो सुज़लॉन हो, चाहे वो रतन इंडिया पावर हो, चाहे वो ओरिएंट ग्रीन हो, सबके सब इन्होंने खरीदारी छोटे दाम पर की हुई है, लेकिन सबके सब ऑलमोस्ट फ्री के शेयर हैं। तो अभी ये क्या करें अपनी सिचुएशन में? कैसे ये रणनीति कैसी लग रही है आपको? अभी क्या सिचुएशन रखी है इनके? देखिए, क्वालिटी ऑफ शेयर अगर अच्छे रखते हैं और रणनीति तो अच्छी है कि अगर फ्री के शेयर छोड़ते जाते हैं, तो देखिए ये इनिशियली ये कहना बड़ा मुश्किल होता है जब कभी इन्फोसिस TCS रहे होंगे कि वो इतने मल्टीबैगर होंगे, या एशियन पेंट, तो अगर आपके फ्री के शेयर पड़े और वो इतने बड़े मल्टीबैगर हो गए तो आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि, लेकिन ये जब आप अच्छे शेयरों में कर रहे हैं और रिसर्च करके कर रहे हैं, तभी जहां पे आप पोटेंशियल एक मल्टीबैगर पकड़ना चाह रहे हैं और आप फ्री के शेयर छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि ये मेरे शेयर फ्री के, मेरी कैपिटल निकल चुकी है। तो रणनीति अच्छी है, बट मे बी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये छोटे ही स्टॉक हमेशा लेते हैं तो वो थोड़ी कभी तकलीफ हो सकती है कि उसमें इनके पास खराब स्टॉक भी आ जाता है। बट एक बहुत बड़ा भ्रम जो लोगों को है वो यहाँ मैं दूर करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ शेयर लेने से क्या होता है। कैपिटल पे जो आपका रिटर्न आया, अगर TCS भी डबल हो रहा है और आपका रतन पावर भी डबल हो रहा है, तो मैं हमेशा TCS के साथ डबल करना चाहूंगा और रतन पावर के साथ नहीं करना चाहूंगा, एज एन एग्जाम्पल। और अगर आप जितने आपके पास कैपिटल है, आप भले उसमें 100 शेयर TCS लीजिए या 1,000 शेयर रतन पावर लीजिए या 10,000 शेयर रतन पावर लीजिए, एंड रिजल्ट आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि कैपिटल पे आपने 100% ग्रोथ की है। तो ये एक बड़ा भ्रम है कि पेनी स्टॉक लेते हैं तो कुछ नया हो जाता है। अल्टीमेटली योर एम इज टू ग्रो योर कैपिटल। कैपिटल के परसेंटेज दोनों अगर सेम है तो क्वालिटी के साथ रहने में ज्यादा अच्छा है। वो एक अलग लालच रहती है कि छोटा स्टॉक लेंगे तो मल्टीबैगर जल्दी हो जाएगा, और वो सारी चीजों पे मैं चर्चाएं नहीं करूंगा। वो चीजें 10 में से एक बार हो जाती हैं, और वही एक स्टॉक को दिखा के बाकी 9 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में खराब आ जाते हैं। एक स्टॉक आपका कोई पेनी स्टॉक 10 बैगर होगा, लेकिन बाकी जो 9 नहीं चलेंगे उसकी बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस मार्केट में यही प्रॉब्लम है कि पीपल ओनली टॉक अबाउट देयर विनर्स। लूजर्स कितने हैं पोर्टफोलियो में वो दिखाइए। और हमने बहुत सारे पोर्टफोलियोज पढ़े हैं और हमने देखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लूजर्स की कोई बात नहीं करता है, और लूजर्स की क्वांटिटी हमेशा विनर्स से ज्यादा होती है आम पोर्टफोलियो में। तो मोहित जी, वैसे आपने मुनाफा कमाया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, उसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि जो क्वालिटी ऑफ शेयर इस मिड कैप स्मॉल कैप की रैली में चले हैं, वो अगर फंस गए या वहाँ कोई इशू हो गया तो आपका कैपिटल ब्लॉक भी बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है। जिन शेयरों को आपने चुना है, ये शेयर एक समय पर बाजार के ज़रूर डार्लिंग स्टॉक्स होते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बुरे दौर और बहुत बुरे दौर देखे। वो बात अलग है कि आप इनके बुरे दौर में एंटर कर गए और वहाँ से आपको अच्छा दौर दिख रहा है। तो इसलिए ज़रा ध्यान संभल के ही अपनी रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक बनाइएगा, लेकिन अदरवाइज आपकी रणनीति बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार लौटेंगे और दोनों जानकार बने रहेंगे हमारे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पे आए हुए ढेर सारे सवाल जो है उन पर भी हम चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। जी हाँ, सैटरडे के सत्र में आप सभी का स्वागत है। वैसे 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। दिन की ऊंचाई से हल्के जरूर हुए लेकिन तेजी में ही है मार्केट। निफ्टी बैंक देखिएगा 284 अंकों की बढ़त यहां पर, और सबसे ज्यादा रुझान तेजी का एक तो HDFC बैंक ने आज पकड़ा है। अब आप कह सकते हैं रिटेल का ही कमाल है, क्योंकि FIIs DIIs की तरह से पार्टिसिपेशन ना के बराबर होगा आज। और ICICI बैंक नंबर से पहले, कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों से पहले थोड़ी सी अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ। चलिए, अब आपके फ़ोन के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, आपके जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं उनका भी जवाब देंगे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया, हमारे ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जो सवाल आ रहे हैं वो भी एड्रेस करते हैं। तो प्रतिभा गुप्ता जी ने हमें एक सवाल भेजा है। ये कह रही हैं, इन्होंने RVNL खरीदा, 103 शेयर है, करीब 186 रुपये 80 पैसे के भाव पर, और इरेडा में पोजीशन है 228 शेयर 108 रुपये 81 पैसे के भाव पर। दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी कमाई इनकी हुई है। RVNL में तो पैसा डबल हुआ। अब कुछ देर पहले ही हम इन रेल कंपनियों को कर रहे थे डिस्कस। RVNL कितना पोटेंशियल रखता है यहाँ से इस रन रेट को बरकरार रखने के लिए? अविनाश, आपकी क्या राय रहेगी? 3 महीने में 90% के रिटर्न्स तो इसने वैसे ही दे दिए। मेरे ख्याल से देखिए, ये तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मेरे ख्याल से ऐसा जो रन आया है वो प्योरली नैरेटिव्स और एक्सपेक्टेशंस के कारण हुआ है। देखिए, ऑलरेडी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 55-60 हजार करोड़ है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल RVNL के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बट मैं यही वापस दोहरा दूंगा कि 90% अगर आपको 3 महीने में मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि देखिए बाजार में तेजी के टाइम पे हमको लगता है कि और थोड़ा शेयर ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 25% होल्डिंग बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में डेफिनेटली नया बजट आएगा, रेलवे बजट के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे और तेजी आ सकती है। बट इट वुड बी अ वाइज डिसीजन दैट 25% प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी आप एटलीस्ट कम से कम अगले 12-15 महीने के लिए पोजीशंस होल्ड करें। प्रतिभा जी, RVNL पर राय साफ है, 25% प्रॉफिट बुक करें, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। मैं होती तो अपना कॉस्ट निकाल लेती और जो प्रॉफिट है वो लगाए रखती। इरेडा में भी इन्होंने 228 शेयर खरीदे 108 रुपये 81 के भाव पर। आज ये स्टॉक एक बार फिर रॉकेट की तरह भाग रहा है, 9% ऊपर आ चुका है। कॉस्ट इनका 108 था, वहां पर भी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, साइजेबल रिटर्न बना है। सर्वेंद्र, यहाँ क्या सलाह होगी? देखिए अर्शिता जी, यहाँ पे ज्यादा डेटा तो है नहीं कि जिसमें हम थोड़ा लंबा 6-12 महीने का व्यू निकालें, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक जिस तरह का सेटअप चला है और जहां से इसका प्राइस डेटा मुझे दिख रहा है, आई थिंक क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट 120 का हुआ है यहाँ पे, जो इसके पहले पिछले हाइस थे जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और 1-1.5 महीने उसके नीचे रहा। तो आई थिंक जिस तरह से अब ब्रेकअवे एक गैप देके आज ये मूवमेंट शुरू हुआ है, और जिस तरह से इसमें अब वॉल्यूम और डिलीवरीज भी सिग्नेचर्स अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक मैं इनको यहाँ से 1 से 3 महीने के लिए तो बोल सकता हूँ कि भाई ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से जो 120 का ब्रेकआउट था वो एरिया पे ही एक ध्यान रखें। आई थिंक 120-125 वो एरिया अच्छा है, उसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम है इसमें, यहाँ 165-170 के स्तर भी यहाँ पे ऊपर में आते हुए इनको 1 से 3 महीने में मिल सकते हैं, तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे। ओके, मनोज गुप्ता जी ने भी एक सवाल भेजा है। इनके पास इन्फोसिस है 1662 रुपए का, और लार्सन एंड टूब्रो है 3655 रुपए का। तो अविनाश, दोनों ही क्वालिटी कंपनी है, दोनों के दाम थोड़े ज़रूर आसपास के ही हैं, लेकिन इनका नज़रिया अगर मैं अज्यूम करता हूँ लंबी अवधि का है, तो क्या राय रखते हो आप? मेरे ख्याल से देखिए, एक दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स है, और पहले मैं अगर L&T की बात करूं तो देखिए L&T की जो ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शेयर ने थोड़ी सी तेजी ऑलरेडी पकड़ी है, क्योंकि काफी समय तक स्टॉक 3000 के करीब था, अभी 3600 के करीब है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया है तो होल्ड करिए। देखिए, इंफ्रा स्टोरी अगर इंडिया की बनती है तो उसमें L&T एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा डिफेंस में भी L&T का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली एक ब्लू चिप स्टॉक है। इसमें अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और रही बात इन्फोसिस की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि इस बार के जो Q3 के नतीजे आ गए वो डिसअपॉइंटिंग थे, और लग तो रहा है कि अगले 3-6 महीने के लिए IT सेक्टर में कोई बड़ा रीरेटिंग आने की उम्मीद नहीं है। पर हाँ, अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो देखिए कंपनी कैश रिच है, इनके पास अभी डिसेंट ऑर्डर बुक है। तो जैसे जैसे US इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी में बदलाव आएंगे, ऑर्डर बुक विन्स वहां से शुरू हो जाएंगे, तो बाउंस बैक भी उतना ही तेजी से होगा। तो यहाँ पे थोड़ा
पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस में कहीं बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंबर्स 1-2 क्वार्टर के लिए नरम ही आएंगे। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में कोई डाउट नहीं कि पैसा बनेगा, बट लॉन्गर टर्म में बनेगा। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक्स के अंदर। क्वालिटी है, कोई नीचे के दाम मिले किसी बुरे दौर में तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प खुल जाएगा। राहुल प्रजापति साहब का भी एक सवाल है, दो सवाल है रादर। इनके पास जीएसएफसी के शेयर हैं 1160 158 रुपए के दाम पर, और आरसीएफ के 1920 शेयर हैं 102 103 रुपए के दाम पर। सर्वेंद्र फर्टिलाइजर स्पेस की दोनों कंपनियां हैं, जीएसएफसी 158 और आरसीएफ 103। क्या करना चाहिए इसमें, इन दोनों को, दोनों पोजीशंस में इनको? देखिए, दोनों में बहुत बढ़िया ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और लास्ट में वॉल्यूम्स भी हैं। तो थॉट ये रहेगा कि मैं इनको ये बोलूंगा, इस केस में स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लगा सकें तो लगा लें। आई थिंक बहुत प्राइस को क्लोजली ट्रैक करके स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग लगा दें। और मेरे हिसाब से जो जीएसएफसी मुझे लगता है ट्रेड में बने रहे 1 से 3 महीने के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कहीं 275 के नीचे रखें। आई थिंक यहाँ मुझे लगता है 340 345 के स्तर भी यहाँ पे ऊपर में आ सकते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि प्रॉफिट में है, तो आई थिंक इनको यहाँ ट्रेड में बना रहना चाहिए। और ऑलमोस्ट सिमिलर रुझान, सिमिलर चार्ट्स, पूरे तो नहीं बट ऑलमोस्ट काफी अच्छा एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं। तो आरसीएफ भी ऑलमोस्ट, मेरी राय वही रहेगी कि भाई यहाँ पे भी आप 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से 1 से 3 महीने ट्रेड के लिए बने रहें। 1 से 3 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स। फर्टिलाइजर कंपनियां वैसे भी सेंटिमेंट के तौर पर प्री बजट एक्शन दिखाती हैं। आदित्य रावत ने हमें अगला सवाल भेजा है और ये पूछ रहे हैं, जाइडस लाइफ के 50 शेयर हैं इनके पास, 540 के आसपास खरीदे थे और इन्होंने स्पेसिफिकली 18 महीने के पर्सपेक्टिव से स्टॉक खरीदा। अब वहाँ पर पैसे तो बन रहे हैं, 540 का स्टॉक अब 713 पर आ गया है और ये बहुचर्चित शेयर रहा है। अविनाश, कई सारे जानकारों के रेडार पर भी आया, दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल। बने रहना है? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, जाइडस लाइफ पहले तो इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे लेवल पे बाय किया है और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज FY25, भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अभी कंसोलिडेट जरूर हो रहा है, बट अगर नजरिया 12-15 महीने का है, अगर ये और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम लंबा रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड के लिए जगह है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की फिलहाल सलाह जाइडस लाइफ में। इनफैक्ट एक और ट्रेड पर सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक जिंदल स्टेनलेस पर मैंने सवाल देखा था, हाल ही में नंबर्स के बाद अब क्या पोजीशन आनी चाहिए या नहीं। जिंदल स्टेनलेस जो परसों नतीजे आए थे वो लेकर आइएगा, स्टेनलेस स्टील वाली जो कंपनी है, नॉट GSPL, 756 के आसपास। यहाँ पर भी रुक रुक के तेजी हुई है। अविनाश, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑन द बैक ऑफ दोज नंबर्स? आई थिंक देखिए, नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर आए थे, लेकिन स्टेनलेस स्टील मार्केट में जो मार्केट पोजीशनिंग जिंदल स्टेनलेस की है वो काफी डोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील एक वैल्यू एडेड मेटल है, बहुत सारा कंपटीशन नहीं है, इवन एक्सपोर्ट मार्केट का पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो यहाँ पे करीबन अगर 6 to 12 मंथ्स ये इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी अपसाइड और अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इस कंपनी को एक क्वार्टर के हिसाब से इवेल्युएट करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, बट अगले साल डेफिनेटली थिंग्स शुड इम्प्रूव। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो एक 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है, तो आई वुड प्रेफर टू होल्ड। यहाँ पे बेचने की गुंजाइश न करें। ओके, तो बेचने की गुंजाइश ना करें, कुछ टाइम दे सकते हैं। ये क्वार्टर थोड़ा फीका था लेकिन आगे पिकअप आने की उम्मीद ज़रूर है। अच्छा, इस बीच श्रीजन, राज, शिल्पा जी, आपके सारे सवाल जो हमारे पास आ चुके हैं अब उनके जवाब देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फटाफट लौटेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और निफ्टी करीब 21,665 के जोन्स में 21,604 के आसपास के लोज हैं। थोड़ा सा लो से ऊपर है लेकिन फिर भी हर निशान के अंदर इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सवालों को और शामिल कर लेता हूं जो कि सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। धनंजय साहब ने एक सवाल भेजा है लागोस, नाइजीरिया से। इनके पास औरबिंदो फार्मा के 230 शेयर हैं 813 रुपये के दाम पर, और इंडिगो पेंट के 450 शेयर हैं 1320 रुपये के दाम पर। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? इंडिगो पेंट्स का तो चार्ट बहुत नहीं होगा, लेकिन हाँ औरबिंदो फार्मा जरूर होगा, तो क्या करना चाहिए इन दोनों ही पोजीशंस में?
देखिए औरबिंदो फार्मा में देखिए काफी बढ़िया मूव्स चल रहे हैं और अभी इसने जाके अपना 2021 का हाई भी निकाल के उसके बाहर ये वाला कैंडल अभी मंथ का ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक ये मंथ का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे औरबिंदो के लिए। और अगर जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 1 से 3 महीने और मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो थॉट यही रहेगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे आई थिंक ट्रेड में बने रहें। आई थिंक 1050 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है और उस एरियाज में अगर ये एक 1048 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के 1 से 3 महीना और ट्रेड को दे दें, मुझे लगता है कि शायद 1280 1300 के स्तर भी यहाँ पे इनको आते हुए दिखने चाहिए ऊपर। तो औरबिंदो फार्मा को लेकर आया है। इंडिगो पेंट्स, इसको कैसे देख रहे हो आप? इसमें बिल्कुल मेरे पास रीड करने के लिए बहुत ही कम प्राइस डेटा है, तो मैं यहाँ पास करना चाहूंगा। दूसरा सवाल ले लेता हूं। रोहित अग्रवाल साहब का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्होंने पूछा है कि ब्लू चिप्स को कहा जाता है कि जब भी कोई टफ टाइम हो तब उन्हें ऐड करना चाहिए, और आज वो HDFC बैंक और HUL में टफ टाइम देख रहे हैं, तो क्या यहाँ ऐड करना चाहिए? ये लंबी अवधि के लिहाज से पूछ रहे हैं। तो अविनाश, आपसे ही ये सवाल होगा। ये दौर, इनका कहना भी सही है और ये सिचुएशन भी ऐसी है, क्या करें ये? मेरे ख्याल से देखिए HDFC बैंक की बात करें तो अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम इनके पास है और ये निवेशित रह सकते हैं, तो करंट प्राइस डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए अभी जो Q3 के नंबर्स आ गए वो इतने भी खराब नहीं थे। 23% का ग्रोथ था नेट इंटरेस्ट इनकम में, 30% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ था, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक थी। जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज जो मार्केट्स को लगा वो है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ HDFC बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो अगर ये HDFC बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको इस प्राइस पे जरूर करना चाहिए। अगर इनका नजरिया 2 साल का है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। दूसरा शेयर सुमित आपने कौन सा बोला था? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अविनाश, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सुमित दूसरा शेयर कौन सा था इनका? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अविनाश, HUL। हाँ ठीक है, HUL की बात करें तो सुमित मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि इस बार के जो नतीजे आ गए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। 1% का टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, और सबसे बड़ी बात अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो मुश्किल से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक चल रहा है। रूरल डिमांड अभी भी पकड़ नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि अगले 3-6 महीने के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले। तो HDFC बैंक विल बी अ बेटर चॉइस। HUL को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, अभी फिलहाल खरीदने का समय नहीं है। इस समय ना खरीदे, लेकिन हाँ HDFC बैंक में आप पैसे लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। राहुल गांगुली को जोड़ लेते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ लाइन पर है। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया है? जी मैम, मेरे पास IRCTC के 289 शेयर है, 930 के रेट पे बाय किया हुआ है। मैंने ये वो स्प्लिट के समय से ही मेरे पास ये है, उस समय से मैंने हाई रेट पे बाय करके रखा था, तो काफी समय हो गया है। अभी रेट भी प्रॉफिट में ही है, तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, क्या करना चाहिए। राहुल जी इस समय क्या आपको पैसों की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इसको बेचूंगा भी तो कोई दूसरा शेयर ही खरीदना है मुझे, इस पैसों को कहीं पे अलग जगह नहीं खरीदना है। ठीक है। अविनाश जी, स्टॉक में अब देखिए फाइनली पिकअप आ रहा है, 4% के गेंस 1023 के लेवल्स। अब जो मुनाफा कमाने लगा है और इसे कमाने दे या फिर यहाँ से निकलकर कुछ और खरीदें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी हम रेलवे इंफ्रा थीम की बात कर रहे थे, तो रेलवे इंफ्रा थीम में IRCTC भी आता है और बहुत समय के बाद ये प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी चली है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो इसको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि निचले लेवल से ये स्टॉक अच्छा चला है। देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, इंटरनेट बुकिंग इनकी मोनोपोली है, जहाँ पे 50-60% की मार्जिन ये कमाते हैं। तो यहाँ पे करीबन 1100-1150 का भी टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। डेफिनेटली नंबर्स आने वाले साल के लिए और अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय डेफिनेटली फ्रॉम दीज लेवल्स आल्सो अच्छी रेटिंग देखने को मिल सकती है।
की उम्मीद, तो आप बने रह सकते हैं। और वाकई में इंटरनेट बुकिंग मोनोपोली है, क्योंकि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी रेल का टिकट बुक कराने जाएं तो आपको इवेंचुअली IRCTC पर ही वो लेकर जाते हैं और वहां पर आपको इसका लॉगिन करना पड़ता है। तो 1150 के लिए इंतजार करें और आगे लंबा समय भी दे सकते हैं। शिल्पा ने सवाल पूछा है, इनके पास दरअसल BSE के 1000 शेयर हैं, इन्होंने खरीदे थे 2020 में। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 100 के आसपास इनकी खरीद हुई है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये कह रही हैं कि स्टॉक उन्हें लगता है 10,000 तक जाएगा। कितना समय लग सकता है, सवाल ये है। अब अविनाश जी, क्या 10,000 की तरफ BSE का शेयर बढ़ता आपको इन द नियर फ्यूचर दिखाई देता है? और बहुत बढ़िया लेवल पर इन्होंने खरीदा और बहुत बढ़िया रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 10,000 का शेयर, 10,000 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कितने समय में होगा। बट एक बात तो मैं कहूंगा कि ये मोनोपोली बिजनेस है। देखिए, BSE और NSE ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे कैपिटल मार्केट में भले ही तेजी हो मंदी हो, आई थिंक आपको ट्रेड तो एक्सचेंज पे ही करना पड़ता है। और इनके पास एक म्यूचुअल फंड का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टार म्यूचुअल फंड, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और बहुत समय के बाद डेरिवेटिव्स वॉल्यूम जो पहले BSE पे कम हुआ करते थे, अभी वहां पे भी पिकअप आ गए। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट में जब तक तेजी रहेगी, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी गेन होगी जब अगले साल होपफुली पॉसिबली 25 में आपको NSE का शेयर लिस्ट होगा, क्योंकि टेक्निकली NSE अपने खुद पे शेयर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, BSE पे होगा। तो डेफिनेटली उस समय थोड़ी सी और अप ट्रेंड और तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बट अदरवाइज आई थिंक इसमें ये एन्युटी वाला शेयर है जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। तो निवेशित रहें, समय दें और ट्रिगर्स पर नजर रखें, ये ज्यादा बेहतर विकल्प आपके सामने रहेगा। एक साथ दो सवालों को मैं क्लब कर लेता हूं। एक कविता जी का सवाल है, इनके पास 100 शेयर हैं पराग मिल्क के 250 रुपए के दाम पर। और एक प्रीति जी का सवाल है, उनके पास NBCC के शेयर हैं। खरीदारी का दाम उन्होंने जो मेंशन किया है वो करीब करीब लोअर लेवल्स के आसपास की उनकी खरीदारी है। 6 महीने का नजरिया है, 93 पे उनकी खरीदारी है। सर्वेंद्र, NBCC और पराग मिल्क दोनों पे अपनी राय रख दीजिए। देखिए, NBCC में तो बढ़िया आई थिंक ये रैली रही और स्टॉक आप देखिए कि 30 रुपए वाला स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए के पार हो चुका है। आई थिंक मोमेंटम है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जो इनके पास है पोजीशंस, आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। और थॉट यही रहेगा कि जिस तरह का ये स्टॉक्स में मोमेंटम है, आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर के रुझान बने रहेंगे। तो 90 रुपए के नीचे कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 88 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक इनको यहाँ तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। और जहां तक रही पराग की बात, मैं चार्ट उसका पुल अप कर रहा हूँ। पराग मिल्क में देखिए करेक्शन, मल्टी वीक करेक्शन ये चल रहा है। आई थिंक ये रेंज एक रहेगी इसमें जो इसको पॉसिबली इसके लंबे अवधि के एवरेज तक भी लेके जाएगी, जो तकरीबन 180 के आसपास हैं। तो आई थिंक यहाँ मुझे फिलहाल 180 से 240 की एक रेंज दिखती है, जो पॉसिबली 1 से 3 महीने यहाँ रहेगी। आइडिया यही है कि होपफुली यहाँ पे जिस तरह से रुझान चल रहा है, ब्रेकआउट ऊपर का ही आएगा जिस तरह के इसके सेटअप्स हैं। तो आई थिंक 1 से 3 महीने का टाइम दें, 180 के लेवल्स के आसपास ध्यान रखें, और वंस ये एक रेंज पूरी पक जाएगी तो आई थिंक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। मे बी 3 महीने प्लस के बाद वो सेटअप्स बनेंगे, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं। होल्ड करने की सलाह कविता जी। आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया है। त्रिदीप साहा हमसे पूछ रहे हैं, 100 शेयर जमुना ऑटो के लिए 105 रुपए 40 पैसे पर अगले 3 महीनों में किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से पूछ रहे हैं। सर्वेंद्र, क्या सलाह होगी जमुना ऑटो? देखिए, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो यहाँ पे जैसे भी अविनाश जी ने बोला, हमेशा बोलना मुश्किल होता है। तो इनको मैं यहाँ पे की पॉइंट्स दे दूं कि भाई आप ये देख लीजिए, स्टॉक 2021-22 के बाद से बहुत ज्यादा 130 के बाहर जा नहीं पा रहा है। एक आध टिक मारे हैं ऊपर में, बट बहुत ज्यादा 130-35 के ऊपर जा नहीं पाता है। और जब भी जाता है वहां सेलिंग आ जाती है। तो मेरा फिलहाल इनके लिए थॉट यही रहेगा कि किन्हीं कारणों से जहां 2-2.5 साल से स्टॉक नहीं जा पा रहा है, तो अगर इनको अराउंड 125-130 की रेंजेस मिलती हैं तो थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, और इसको रीलुक या रीरेट उसके बाद ही होगा स्टॉक, जब ये 135-140 का ब्रेकआउट कर लेगा। तो आई थिंक एक बार बेच के रखेंगे तो शायद दोबारा नीचे लेने मिले, और मुनाफा जरूर बांधे 125-30 के आसपास, और 135-140 के बाहर निकलेगा तब इसको दोबारा देखेंगे।
जमुना ऑटो को लेकर बता दी गई है, वो उसको फॉलो कर सकते हैं। सर्वेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ एक शॉर्ट नोटिस पे जुड़े और आपने वीकेंड पे हमारे लिए समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाज़त। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।